आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद ऋषि जाट पर स्वागत है। पेश है मिशन 100 कक्षा 12 भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पार्ट 3 पाठ 9 व 10 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मात्र 27 मिनट में। पाठ 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। प्रश्न 1, पतन कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करता है तथा विशिष्टीकृत क्रियाकलापों के आधार पर 3 प्रकार के पतनों के नाम लिखिए। उत्तर, पतन जहाज के लिए गोदी लादने, उतारने तथा भंडारण की सुविधा प्रदान करते हैं। विशिष्टीकृत क्रियाकलापों के आधार पर पतनों के प्रकार: पहला है तेल पतन, दूसरा मार्ग पतन यानी विश्राम पतन, तीसरा पैकेट स्टेशन फेरी पतन, चौथा अंतर्पो पतन, पांचवा नौसेना पतन। प्रश्न 2, व्यापार से क्या अभिप्राय है? व्यापार कौन सी आर्थिक क्रिया है तथा व्यापार के 2 स्तर लिखिए। उत्तर, व्यापार से अभिप्राय वस्तुओं तथा सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान से हैं। व्यापार तृतीय आर्थिक क्रिया है। व्यापार के 2 स्तर हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा राष्ट्रीय व्यापार। चौथा, इससे राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुधार होता है, साथ ही सामाजिक व सांस्कृतिक विकास होता है। छठा, किन्हीं 3 प्रादेशिक व्यापार समूहों के नाम लिखिए। उत्तर, प्रादेशिक व्यापार संगठन समूह है। पहला आसियान, दूसरा ओपेक, इसके फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। तीसरा है नाफ्टा, इसे नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कहते हैं। चौथा साप्टा। 7वां प्रश्न, एशिया महाद्वीप के 2 प्रादेशिक व्यापार समूह के नाम लिखिए। उत्तर, पहला आसियान, दूसरा साप्टा। प्रश्न 8, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रादेशिक समूह संगठन और इनके मुख्यालय हैं। सबसे पहले हैं ओपेक। ओपेक का मुख्यालय है वियना में, तो इसको 3 से मिलाएंगे। फिर है EU, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, इसे ब्रुसेल्स से मिलाएंगे। तीसरा आसियान, आसियान का मुख्यालय है जकार्ता में, इसे जकार्ता से मिलाएंगे, ये इंडोनेशिया में। तीसरा है LAIA, ये दक्षिणी अमेरिका का व्यापार समूह है। इसका समूह है मोंटेवीडियो से मिलाएंगे। इसको उत्तर में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, देखो प्रादेशिक समूह है, इधर मुख्यालय, और सामने लिखेंगे उत्तर के रूप में ओपेक वियना, EU ब्रुसेल्स, आसियान जकार्ता। अगला है लाया मोंटेवीडियो, LAIA लाया मोंटेवीडियो मुख्यालय है। प्रश्न 9, ओपेक क्या है? उत्तर, पेट्रोलियम उत्पादक 13 देशों का संगठन जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। 10वां, प्राचीन काल में व्यापार हेतु विनिमय व्यवस्था क्या थी? उत्तर, प्राचीन काल में विनिमय व्यवस्था आदिम समाज में व्यापार का तरीका भी जिस वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान होता था, यह व्यवस्था वर्तमान समय में गुवाहाटी पासजान बिल मेले में देखने को मिलती है। 11, प्रश्न 11, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार लिखिए अथवा द्विपार्श्विक व बहुपार्श्विक व्यापार में क्या अंतर है? उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 प्रकार हैं। द्विपार्श्विक व्यापार, इसमें व्यापार 2 देशों के मध्य या 2 देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है। दूसरा है बहुपार्श्विक व्यापार, इसमें व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है। 12वां प्रश्न, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? उत्तर, प्राचीन काल में रोम को चीन से जोड़ने वाले 6000 किलोमीटर लंबे मार्ग को रेशम मार्ग कहा जाता है। इस मार्ग से भारत, पर्शिया, ईरान और मध्य एशिया के व्यापारी चीन से बने रेशम, रोम की ऊन तथा बहुमूल्य धातुओं एवं अन्य महंगी वस्तुओं का व्यापार करते थे। प्रश्न 13, दास व्यापार से क्या तात्पर्य है? उत्तर, 15वीं शताब्दी में पुर्तगाल, डच, स्पेनिश तथा अंग्रेज लोगों द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों को जबरन पकड़कर दूसरे देशों में बागानों में श्रमिकों के रूप में कार्य करवाया जाता था, जिसे दास व्यापार कहा गया। 14वां प्रश्न, मुक्त व्यापार से आप क्या समझते हैं? इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार अथवा व्यापार उदारीकरण कहलाता है। यह कार्य व्यापारिक अवरोधों जैसे सीमा शुल्क घटाकर किया जाता है। मुक्त व्यापार का प्रभाव विकासशील देशों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे उन देशों के बाजारों को विकसित होने के समान अवसर प्राप्त नहीं होते। प्रश्न 15,
डंप करना से आप क्या समझते हैं? उत्तर, एक ही वस्तु को दो देशों में अलग अलग कीमत पर बेचने या विक्रय की प्रथा को डंप करना कहा जाता है। ये लागत कारण से नहीं अपितु अन्य कारणों से किया जाता है। प्रश्न 16, पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। उत्तर, इन पत्रों के द्वारा जहाजी माल तथा यात्री विश्व के एक भाग से दूसरे भाग को जाते हैं। साथ ही पतन जहाज के लिए गोदी लादने, उतारने तथा भंडारण की सुविधा प्रदान करते हैं। प्रश्न 17, पैकेट स्टेशन फेरी पतन क्या है? इन पतनों के उदाहरण लिखिए। उत्तर, पैकेट स्टेशन या फेरी पतन छोटे समुद्री मार्गों से आवागमन करने वाले यात्रियों को उतारने तथा चढ़ाने तथा डाक लाने व ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, इंग्लिश चैनल के आर पार इंग्लैंड में डोवर और फ्रांस में केलाइन, ये दोनों ही पैकेट स्टेशन हैं। प्रश्न 18, आंतरपो पतन क्या है तथा इन पतनों के उदाहरण लिखिए। उत्तर, ये पतन एकत्रण के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं जहाँ विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती हैं। उदाहरण के लिए सिंगापुर, कोपेनहेगन, रोटरडम पतन आदि। 19वां, विश्राम पतन या मार्ग पतन क्या है? इन पतनों के उदाहरण लिखिए। उत्तर, ये पतन समुद्री मार्गों पर विश्राम केंद्र के रूप में कार्य करते हैं जहाँ पर जहाज ईंधन भरने, जल भरने तथा खाद्य सामग्री के लिए रुकते हैं। उदाहरण, सिंगापुर, अदन, होनोलुलु पतन आदि। यही पतन बाद में व्यापार के केंद्र के रूप में अंतर्पो पतन के रूप में विकसित भी हो जाते हैं, जैसे सिंगापुर पतन हुआ है। प्रश्न 20, तेल पतन क्या है तथा इसके उदाहरण लिखिए। अथवा तेल शोधन पतन तथा टैंकर पतन क्या है? उत्तर, ये पतन तेल प्रक्रमण तथा नौ परिवहन का कार्य करते हैं जिन्हें क्रमशः तेल शोधन पतन तथा टैंकर पतन कहा जाता है। उदाहरण के लिए मराइकावा, एस्कार, त्रिपोली पतन आदि। प्रश्न 21, नौसेना पतन क्या है? इसके उदाहरण लिखिए। उत्तर, ये केवल सैनिक पतन है जो युद्धक जहाज़ों को सेवाएं देते हैं। उदाहरण, कोची तथा कारवाड़। 22वां, भारत के किन्हीं दो नौ सेवा पतनों के नाम लिखिए। उत्तर, कोची, कारवाड़। 23वां प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना वर्ष, मुख्यालय तथा सदस्य राष्ट्र के बारे में लिखिए। उत्तर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जनवरी 1995 में, मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में, इसकी सदस्य संख्या 2016 में इसके 164 सदस्य थे। 24वां, विश्व व्यापार संगठन WTO का उद्देश्य लिखिए। उत्तर, विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य राष्ट्रों के बीच मुक्त व निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना है। प्रश्न 25, विश्व व्यापार संगठन WTO के कार्य लिखिए। उत्तर, विश्व व्यापार संगठन WTO के कार्य, पहला, यह देशों के बीच व्यापार के वैश्विक नियमों को नियमित करता है। दूसरा, सदस्य राष्ट्रों के बीच व्यापार के विवादों का निपटारा करता है। प्रश्न 26, ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए हानिकारक क्यों होता है? उत्तर, ऋणात्मक भुगतान संतुलन से तात्पर्य कि कोई देश वस्तुओं के क्रय पर वे अधिक करता है तथा जितना कि उसे विक्रय से प्राप्त होता है। ऋणात्मक भुगतान संतुलन से धीरे धीरे उस देश का वित्तीय संचयन, मुद्रा भंडार समाप्त हो जाता है। 27, व्यापार संतुलन से क्या तात्पर्य है? ऋणात्मक यानी प्रतिकूल तथा धनात्मक यानी अनुकूल व्यापार संतुलन क्या है? उत्तर, व्यापार संतुलन एक देश द्वारा अन्य देशों को आयात निर्यात की गई वस्तुओं एवं सेवाओं का लेखा जोखा है। ऋणात्मक यानी प्रतिकूल व्यापार संतुलन जब आयात का मूल्य देश के निर्यात के मूल्य से अधिक हो तो ऐसी स्थिति ऋणात्मक या प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहलाती है। अनुकूल व्यापार संतुलन ठीक इसके विपरीत जो स्थिति होती है उसको अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। 28वां, सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र से आप क्या समझते हैं? उत्तर, सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का अर्थ विशेष तरहीज या विशेष सुविधाएं देना। इसके तहत कोई भी देश अपने व्यापारिक साझेदार देशों को सीमा शुल्क के मामले में विशेष सुविधाएं या रियायत अथवा तरहीज देता है। यह दर्जा व्यापार को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। प्रश्न 29, गेट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक क्या है? उत्तर, 1948 में गठित संगठन जिसका उद्देश्य व्यापार को उच्च सीमा शुल्क तथा विभिन्न अन्य बाधाओं से मुक्त करना था। 1995 में गेट को WTO में बदल दिया गया। 30वां, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 पक्ष लिखिए। उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पक्ष, पहला, व्यापार का परिणाम, व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का परिणाम कहा जाता है। दूसरा, व्यापार संयोजन, देशों द्वारा आयातित तथा निर्यातित वस्तुओं और सेवाओं के
प्रकार में परिवर्तन होता रहता है। आरंभ में प्रारंभिक उत्पादों का व्यापार प्रधान था, बाद में विनिर्मित वस्तुओं का व्यापार प्रमुखता से तथा वर्तमान में सेवा क्षेत्र की प्रमुखता है। तीसरा, व्यापार की दिशा समय के साथ व्यापार की दिशा में परिवर्तन होता रहता है। प्रश्न 31, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार में राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता से क्या तात्पर्य है? उत्तर, भौतिक संरचना जैसे भू विज्ञान, उच्चावच, मृदा, जलवायु में भिन्नता के कारण विश्व के राष्ट्रीय संसाधन असमान रूप से वितरित हैं। जैसे खनिज संसाधनों की उपलब्धता औद्योगिक विकास का आधार है। प्रश्न 32, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार में जनसंख्या कारक का क्या महत्व है? उत्तर, विभिन्न देशों में जनसंख्या के आकार, वितरण तथा उसकी विविधता व्यापार की गई वस्तुओं के प्रकार तथा मात्रा को प्रभावित करती है। जैसे संघन बसे देशों में आंतरिक व्यापार अधिक जबकि बाह्य व्यापार न्यूनतम होता है। प्रश्न 33, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार में परिवहन का क्या महत्व है? उत्तर, रेल, समुद्री, वायु परिवहन के विस्तार होने से तथा प्रशीतन तथा परीक्षण के बेहतर साधनों के विकास से व्यापार का विस्तार हुआ है। 34वां, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को कहा जाता है। राष्ट्रीय व्यापार किसी देश के विभिन्न राज्यों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, उसे राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। प्रश्न 35, विश्व व्यापार में सम्मिलित किन्हीं 3 व्यापारिक वस्तुओं के नाम लिखिए। उत्तर, विश्व व्यापार में शामिल प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं मशीनरी, परिवहन उपकरण, ईंधन व खनिज, रसायन, लोहा इस्पात, वस्त्र और स्वचालित उत्पाद। प्रश्न 36, अवस्थिति के आधार पर पत्थरों के प्रकार बताइए अथवा अंतर्देशीय पतन तथा बाह्य पतन में अंतर बताइए। उत्तर, अंतर्देशीय पतन, ये पतन समुद्र तल से दूर स्थित होते हैं जो नदी या नहर द्वारा समुद्र से जुड़े रहते हैं, अंतर्देशीय पतन कहलाते हैं। बाह्य पतन, ये पतन गहरे जल के पतन है जो वास्तविक पतन से दूर बने होते हैं और यहाँ पर बड़े जहाज पहुँचते हैं। बाह्य पतन ये कहलाते हैं, ये समुद्र के किनारे पर होते हैं। 37वां, व्यापार संयोजन। प्रश्न 37, व्यापार संयोजन के 2 उद्देश्य लिखिए। उत्तर, पहला, व्यापार संयोजन से विभिन्न प्रकार के उत्पादों के आयात निर्यात में हुए परिवर्तनों का ज्ञान प्राप्त होता है। 2, इससे विश्व व्यापार में महाद्वीपों एवं विभिन्न देशों की हिस्सेदारी में हुए परिवर्तन की जानकारी प्राप्त होती है। 38वां, पतनों के पृष्ठ प्रदेश से क्या तात्पर्य है? उत्तर, पृष्ठ प्रदेश किसी पतन का स्थल की ओर विस्तृत भाग है जिसे आयात की जाने वाली वस्तुओं का वितरण तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का संग्रह किया जाता है। प्रश्न 39, व्यापारिक समूह द्वारा राष्ट्रों को प्रदान होने वाले लाभ बताइए। उत्तर, व्यापारिक समूह द्वारा राष्ट्रों के बीच होने वाले व्यापार में विभिन्न मदों में भौगोलिक सामीप्य, समरूपता तथा पूरकता प्राप्त होती है। इसके द्वारा विभिन्न देशों के बीच व्यापार बढ़ाने तथा व्यापारिक प्रतिबंध हटाने में मदद मिलती है। इसके सदस्य देशों को व्यापार शुल्क से मुक्ति मिलती है तथा मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। अध्याय 10, मानव बस्ती, पाठ 10, मानव बस्ती। पहला प्रश्न। प्रश्न 1, वर्ष 2017 के अनुसार विश्व में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 54%। सही उत्तर होगा 2 नंबर 54। दूसरा, किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? रेखीय, तो उत्तर होगा 3 नंबर रेखीय बस्ती। चौथा, ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, तो होगा 1 नंबर प्राथमिक क्रियाएं। 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? ऑप्शन ए में 40, 41, 42 और 43। तो सही उत्तर होगा 40। 2006 के प्रारंभ में भारत में 40 मिलियन सिटी थे। पाँचवा, सन 1915 में सन्नगर शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सन्नगर का प्रयोग था पैट्रिक गिडीज ने। सही उत्तर होगा 4 नंबर पैट्रिक गिडीज। छठा, 1957 में विश्व नगरी या मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? 3 नंबर जिन गोटमैन ने। उच्च एवं अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का भौतिक रूप है, यह कथन किसका है? लेविस ममफोर्ड का। सही उत्तर होगा 1 नंबर लेविस ममफोर्ड। 8वां, जब सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है तो ग्रामीण बस्तियों के किस प्रतिरूप का विकास होता है?
इसे आयताकार प्रतिरूप बनता है। 2 नंबर कौन सा? आयताकार। प्रश्न 9, झीलों एवं तालाबों के चारों ओर किस प्रकार का ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप का निर्माण होता है? तो झीलों और तालाबों के चारों ओर कौन सा बनता है? वृत्ताकार। तो सही उत्तर होगा 4 नंबर वृत्ताकार प्रतिरूप। प्रश्न 10, 1950 में विश्व की प्रथम मेगा सिटी होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो विश्व की पहली मेगा सिटी का श्रेय मिलता है न्यूयॉर्क को। न्यूयॉर्क। लघु उत्तरीय प्रश्न 11वां, मिलियन सिटी किसे कहते हैं? विश्व का प्रथम मिलियन सिटी बनने का श्रेय किसे प्राप्त होता है? उत्तर, ऐसे शहर जो वित्तीय संस्थान, प्रादेशिक प्रशासनिक कार्यालय तथा यातायात के केंद्र होते हैं, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है, मिलियन सिटी कहलाते हैं, जिसे हमारे यहाँ महानगर कहा जाता है। विश्व का प्रथम मिलियन सिटी बनने का श्रेय 1800 में लंदन को प्राप्त हुआ। 12वां, मानव बस्ती किसे कहते हैं? उत्तर, मानव आवासों के संगठित समूह को मानव बस्ती कहा जाता है। मानव बस्ती मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र है। प्रश्न 13, उपनगरीकरण क्या है? उत्तर, मानव द्वारा मुख्य नगर से हटकर बाहर स्वच्छ व खुले क्षेत्रों में अधिवासों का निर्माण करना, जिसके उपरांत शहर के समीप उपनगर का निर्माण हो जाता है, जहाँ से प्रतिदिन हजारों व्यक्ति अपने घरों से कार्यस्थलों पर आते जाते रहते हैं। सन्नगर किसे कहते हैं? उदाहरण देकर बताइए। उत्तर, अलग अलग नगर आपस में मिलकर विशाल नगरीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जिसे सन्नगर कहते हैं। उदाहरण ग्रेटर लंदन, शिकागो, टोक्यो, और भारत के संदर्भ में नोएडा दिल्ली, गुड़गांव दिल्ली आदि। प्रश्न 15, प्रशासनिक नगर क्या है? उत्तर, राष्ट्र की राजधानियाँ जहाँ पर केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, उन्हें प्रशासनिक नगर कहते हैं। उदाहरण के लिए नई दिल्ली, कैनबरा, बीजिंग, वाशिंगटन डीसी, लंदन आदि। प्रश्न 16, विश्व नगरी या मेगालोपोलिस क्या है? उत्तर, सन्नगर आपस में जुड़कर बड़े महानगर प्रदेशों का निर्माण करते हैं, जिन्हें विश्व नगरी कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यूएसए में है, जहाँ उत्तर में बोस्टन से दक्षिण में वाशिंगटन तक नगरीय भूदृश्य के रूप में दिखाई देते हैं। 17वां, कैनबरा नगर की योजना का वास्तुकार कौन था? उत्तर, अमेरिकन वास्तुविद वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने 1912 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के लिए इस उद्यान नगर की योजना बनाई। प्रश्न 18, सांस्कृतिक नगर के उदाहरण लिखिए। उत्तर, जेरूसलम, मक्का, जगन्नाथ, पुरी, बनारस आदि। प्रश्न 19, 1991 की जनगणना के अनुसार नगरीय बस्ती हेतु निर्धारित मापदंड बताइए। उत्तर, पहला, ऐसे स्थान जहाँ नगरपालिका, निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति हो। दूसरा, कम से कम 5000 व्यक्ति निवास करते हो। तीसरा, 75% पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्य में संलग्न हो। चौथा, जनसंख्या घनत्व है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये तीनों बातें हो और उसके बाद अगर सरकार इन्हें घोषित करती है, निगम, बोर्ड, छावनी या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र, तब भी वह नगर कहलाता है। 20वां, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ शहर क्या है? उत्तर, स्वच्छ व सुरक्षित वातावरण हो। दूसरा, सभी निवासियों को आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। तीसरा, सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता हो। प्रश्न 21, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने नगर रणनीति में क्या प्राथमिकताएं बताई है? उत्तर, पहला, नगरीय निर्धनों के लिए आश्रय स्थल में वृद्धि। दूसरा, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। तीसरा, वायु प्रदूषण को कम करना। प्रश्न 22, अदिस अबाबा नवीन पुष्प इथोपिया का एक नगर है, पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, यह इथोपिया की राजधानी है, जिसकी स्थापना 1878 में हुई थी। 2, संपूर्ण नगर पर्वतीय घाटी स्थलाकृति पर स्थित है। 3, मर्काटो में बहुत विकसित बाजार, वहाँ का जो मर्काटो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा विकसित बाजार है। 4, जिबूती अदिस अबाबा रेल मार्ग का अंतिम स्टेशन, यहाँ पर जिबूती अदिस इस यहाँ अबाबा रेल मार्ग है, उसका अंतिम स्टेशन है और प्रसिद्ध है। 23वां, ग्रामीण बस्तियों के बसाव को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। उत्तर, पहला, 1, जल आपूर्ति। दूसरा, भूमि। तीसरा, उच्च भूमि क्षेत्र। चौथा, गृह निर्माण सामग्री। 5वां, सुरक्षा। 24वां, आकृति के आधार पर ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर, आकृति के आधार पर ग्रामीण बस्तियां 2 प्रकार की होती हैं। पहली है शैत बस्ती। इन बस्तियों में मकान एक दूसरे के समीप होते हैं। इनका विकास नदी घाटियों के उपजाऊ मैदानों में होता है। दूसरा, प्रकीर्ण बस्ती, मकान दूर दूर होते हैं,
प्राय खेतों के द्वारा आवास एक दूसरे से अलग होते हैं। प्रश्न 25, ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में अंतर लिखिए। उत्तर, ग्रामीण बस्तियां, इधर नगरीय बस्तियां। ग्रामीण, अधिकतर लोग प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं। नगरीय बस्तियां, द्वितीय या तृतीय चतुर्थ क्रियाकलापों में लोग संलग्न होते हैं। ग्रामीण बस्तियां, यहाँ जनसंख्या घनत्व कम होता है, जबकि यहाँ का जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। नगरीय बस्तियों का जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। प्रश्न 26, नम बिंदु बस्तियां क्या है। उत्तर, जल स्रोतों जैसे नदियां, झीलें, झरने के समीप स्थित बस्तियां नम बिंदु बस्तियां कहलाती हैं। नम बिंदु बस्तियों में पीने, खाने बनाने, सिंचाई, मछली पकड़ने आदि कार्यों के लिए जल की आपूर्ति पर्याप्त होती है। प्रश्न 27, शुष्क बिंदु बस्तियां क्या है। उत्तर, मानव द्वारा बाढ़ के द्वारा होने वाली क्षति से बचाने के लिए ऊंचे क्षेत्र जैसे नदी वेदिकाओं, तटबंधों पर स्थित बस्तियां शुष्क बिंदु बस्तियां कहलाती हैं। उष्णकटिबंधीय देशों के दलदली क्षेत्रों के निकट लोग अपने मकान स्तंभों पर बनाते हैं ताकि बाढ़ व कीड़े मकोड़ों से बचा जा सके। प्रश्न 28, नियोजित बस्तियां क्या है। उदाहरण दीजिए। उत्तर, सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि पर लोगों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर बस्तियों का विकास करना। उदाहरण के लिए इथोपिया में सरकार द्वारा ग्रामीणीकरण योजना तथा भारत में इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में नहरी बस्तियों का विकास। नियोजित नगर चंडीगढ़ व कैनबरा। 29वां, ग्रामीण बस्तियों की मुख्य समस्याएं लिखिए। उत्तर 1, पर्याप्त जल आपूर्ति का अभाव। 2, शौचघर व कूड़ा कचरा निस्तारण का अभाव। 3, कच्ची सड़क व आधुनिक संचार साधनों की कमी। 4, स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं का अभाव। प्रश्न 3, नगरीय बस्तियों की प्रमुख समस्याएं लिखिए। 1, गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव, झुग्गी झोपड़ियां का विस्तार। 2, पीने योग्य जल की कमी। 3, जल व वायु प्रदूषण और आवासों की कमी, सघन घनत्व है। प्रश्न 31, विकासशील देशों में मानव बस्तियों की प्रमुख समस्याएं बताइए। उत्तर 1, आर्थिक समस्या, रोजगार के घटते अवसर, अकुशल अर्धकुशल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि, आर्थिक संसाधनों पर दबाव। 2, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं का गरीब लोगों की पहुंच से बाहर होना, बेरोजगारी के कारण अपराधों में वृद्धि, लिंगानुपात असंतुलित होना। 3, पर्यावरण संबंधी समस्याएं, घरेलू व औद्योगिक अपशिष्ट के निस्तारण की समस्या, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण की समस्या, जनसंख्या को आवास प्रदान करने के लिए विशाल कंक्रीट ढांचों का निर्माण, जिससे नगरों में उष्ण द्वीप का निर्माण होता है। प्रश्न 32, ग्रामीण बस्तियों में उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए उचित सुझाव दीजिए। उत्तर, फर्स्ट, रोजगार के अवसरों का सृजन। 2, चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधाओं का विस्तार। 3, जल आपूर्ति सुनिश्चित करना। 4, संचार सुविधाओं का विस्तार करना। प्रश्न 33, प्रश्न 32, ग्रामीण बस्तियों में उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए उचित सुझाव दीजिए। उत्तर, फर्स्ट, रोजगार के अवसरों का सृजन। 2, चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधाओं का विस्तार। 3, जल आपूर्ति सुनिश्चित करना। 4, संचार सुविधाओं का विस्तार करना। प्रश्न 33, स्थान, साइट तथा स्थिति सिचुएशन के मध्य अंतर बताइए। उत्तर, स्थान, साइट, तो स्थान से तात्पर्य उस वास्तविक भूमि से है जिस पर बस्ती विकसित हुई है, यानी उसकी अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति जो है। फिर सिचुएशन, सिचुएशन से मतलब है जिस स्थान पर वो बस्ती बसी है उसके का प्राकृतिक और भौतिक वातावरण किस तरह का है। प्रश्न 34, नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण का आधार लिखिए। उत्तर, पहला, जनसंख्या का आकार। 2, व्यावसायिक संरचना। और 3, प्रशासन। इन 3 आधारों पर नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण होता है। ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख प्रतिरूपों का चित्र बनाए। इसमें हमें चित्र बनाने प्रमुख प्रतिरूपों का। तो देखिए, ये रेखीय प्रतिरूप है, ये रेखीय प्रतिरूप। और ये सड़क किनारे, नहर किनारे, नदी किनारे विकसित बस्ती होती है। एक लंबी बस्ती, तो उसको हम रेखीय बस्ती कहते हैं। इसको आप इस तरह से चित्र बनाकर देख सकते हैं। दूसरी है चौकड़ पट्टी प्रतिरूप। ये जो सड़कें जो आपस में काटती है उसके चारों ओर इस तरह से बस्ती बस जाती है। तो शहर के बीच से एक रास्ता आता है, उसके चारों ओर से चौकोर, ये लगभग इसका आकार क्या होता है, चौकड़ पट्टी में होता है, इसलिए चौकड़ पट्टी प्रतिरूप इसको कहते हैं। फिर है तारे के आकार का प्रतिरूप। तारे का आकार का प्रतिरूप कब विकसित होता है, जब किसी एक गांव के मध्य भाग से अनेक रास्ते ऐसे जाते हैं और उन रास्तों के सहारे पर क्या बन जाते हैं, मकान बन जाते हैं। तो ये जो बस्ती बनती है इसको तारे के आकार का प्रतिरूप कहते हैं। इसी को आगे चलकर ये जो प्रतिरूप इस तरह से हो जाता है, इस तरह से ये अरीय प्रतिरूप कहलाता है। आगे चलकर ये प्रतिरूप
तारा प्रतिरूप ही अरीय प्रतिरूप में बदल जाता है। ये टी आकार प्रतिरूप। टी आकार प्रतिरूप कब विकसित होता है? जब एक सड़क को तीसरी सड़क आकर कोई मिलती है, या किसी नदी से कोई एक नहर निकलती है, तो इस तरह जहाँ टी बनता है, इस तरह से टी की स्थिति बनती है ना, जैसे एक मुख्य सड़क इसके सारे दूसरी सड़क कट रही है, तो यहाँ जो बस्ती विकसित होगी वो सड़क के किनारे किनारे विकसित होगी, तो ये टी आकार बनेगा। इसको टी आकार प्रतिरूप कहते हैं। अगला है वर्ताकार प्रतिरूप। वर्ताकार प्रतिरूप ये कब होता है? किसी झील, तालाब आदि के चारों ओर जब बस्ती सिर गोल घेरे में विकसित हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? वर्ताकार प्रतिरूप है। अब है दोहरा प्रतिरूप क्या होता है? जब कोई नदी या नहर, उसके ऊपर से पुल बना हुआ है और पुल के दोनों ओर बस्तियाँ विकसित होती है, तो उसको दोहरा प्रतिरूप कहते हैं। तो दोहरा प्रतिरूप कब बनता है? जब नदी या नहर या इनके ऊपर जो पुल बना होता है, इस पुल के कारण दोहरे प्रतिरूप का निर्माण होता है। कुछ ये है वर्ताकार प्रतिरूप। ये वर्ताकार प्रतिरूप है, देखो इस तरह से कि एक केंद्रीय प्रतिरूप भी होता है, जैसे बीच में कोई राजा का महल हो या ठाकुर का घर हो, उसके चारों ओर से घर बन जाते हैं, उसको केंद्रीय प्रतिरूप भी कहते हैं। फिर अर्धवर्ताकार, ये अर्धवर्ताकार प्रतिरूप का उदाहरण देखो, चांद के आकार में कोई रूप विकसित होता है ना बस्ती, इस तरह से, इसके इस तरह एक झील या तालाब हो, कोई इधर जंगल हो और इधर एक तरफ बस्ती का विकास हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? अर्धवर्ताकार प्रतिरूप। तो इसके साथ ये किताब फर्स्ट समाप्त होती है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।